नमस्ते, मैं गणेश देवरुखकर मलखाम कट्टा पे आपका सबका वापस फिर से बार स्वागत करता हूँ। आज का मलखाम कट्टा का विषय सभी को पता ही है। जिस चीज़ की मलखाम में बहुत कमी है, उसकी जो कमी जिन्होंने आज पूरी करने की कोशिश की है, ऐसे 3 राइटर्स लेखक के साथ हम मेरे बातचीत होने वाली है। थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, क्योंकि इतने बड़े लेखक के साथ बैठना और उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए बहुत टेंशन की बात है। लेकिन अभी हमें ये सेशन चालू होने से पहले उनसे बातचीत हुई तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया। राइटर होता है, जो लेखक होता है, नॉर्मली आदमी होता है, लेकिन उनके विचार बहुत लोगों के से अलग होते हैं। आज उनसे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेगी और जिस खेल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स अगर उस खेल के लिए अगर आते हैं तो वो खेल का विकास बहुत जल्दी से होने वाला है। यही मलखाम कट्टा का हमारा मेन उद्देश्य होता है कि मलखाम कट्टा का विकास, और इसके लिए बुक्स बहुत ही मायने रखता है। और ऐसे ही राइटर के साथ हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। ऐसे नहीं मलखाम में बुक्स नहीं है, लेकिन वो कम मायना में है। तो कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी मैगजीन्स में मलखाम के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पे एक्सरसाइज बुक्स में मलखाम के बारे में आया हुआ है। मैं हर वक्त जिस चीज़ का जिक्र करता हूँ, मलखाम ज्ञानकोश खंड 3, जो 100 साल पहले का जो बुक हम लोग सब लोगों ने देखा हुआ है, उसके बारे में सुना हुआ है, जो मलखाम की गीता करके हम लोग प्रचलित है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मलखाम फील्ड में अच्छे बुक्स अवेलेबल है। ऐसे राइटर्स के साथ आज बातचीत होगी, ताकि नई युवा पीढ़ी है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुन के आकर्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभव और साहित्य मलखाम फील्ड में बुक के माध्यम से हम लोग को मिले। आज के जो हमारे सबसे पहली गेस्ट है उनके बारे में बताना चाहूँगा। मनीषा भाटे पुणे की है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इन्होंने मलखाम के ऊपर 3 बुक्स लिखे हुए हैं। तो मैं मलखाम कट्टा पे मनीषा मैडम आपका स्वागत करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद गणेश, आपने हमें यहाँ निमंत्रित किया। और हमारा लेखन भले ही पिछले 5 सालों से वाचक वर्ग ने उससे बहुत बड़ा प्रशंसा दी या पुरस्कार दिए या उसे सिलेबस में भी स्थान दिया अभ्यासक्रम में महाराष्ट्र के, फिर भी घर में अगर उसे सराहा जाता है तो उसका आनंद कुछ और ही है। मलखाम संगठना या मलखाम कट्टा, जो सब मलखाम खेलते हैं, मलखाम जानते हैं, उनके बीच में बैठ के अगर आपको लेखक का स्थान मिल रहा है, और जो मेरे साथ कभी खेलते थे, पहले बैच में खेलते थे, कोई मेरे बाद खेलने वाले हो गए, लेकिन वही सभी खिलाड़ी जब बोलते हैं कि ये हमारे खेल के लेखक है, तो ये आनंद अलग है। आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैडम। आपको जितना गर्व फील हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारे जैसे युवा पीढ़ी को गर्व फील हो रहा है। आज आपके साहित्य और आपके बुक्स के वजह से मलखाम खेल हर एक गांव में, गली में, हर घर में आपके माध्यम से जा रहा है। अगले हमारे जो राइटर रहे, लेखक है, और उनके बारे में मैं क्या बोलूं, उनको पूरा भारत देश के मलखाम प्रेमी सब लोग जानते हैं। मलखाम कट्टा के फाउंडर है, और उन्होंने मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए जिस तरह से मलखाम कट्टा चल रहा है, उसी तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ उनके विचार से चल रही है, और उसका मुझे गर्व फील होता है। मेरे खुद के गुरु महेश अटाले सर, उन्होंने भी मलखाम के ऊपर 2 बुक्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। महेश सर, मलखाम कट्टा पे आपका स्वागत है। धन्यवाद गणेश जी। सबसे पहले मनीषा मैडम, उनका आपके साथ मैं भी सहर्ष स्वागत करता हूँ इस मलखाम कट्टा के ऊपर, क्योंकि ये हम लोग 4-5 जन, 6 जन, अभी धीरे धीरे ये नंबर संख्या बढ़ती जाएगी, मलखाम लेखकों की संख्या। कई सारी मलखाम प्रेमियों ने अलग अलग मैगजीन्स में या अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में आर्टिकल्स लिखे हैं, पर वो लिखना और एक मलखाम की किताब लिखना, इसमें काफ़ी अंतर है। और किताब जो है हमेशा 100-150 साल उसका वो रहती है। अखबार, आज का अखबार कल पुराना हो जाता है, लेकिन किताब कभी पुरानी हो जाती नहीं है। इसके लिए ये मनीषा मैडम, मैं सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मलखाम फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, अभी तक दिया है, और आगे भी हम लोग इनसे बहुत अच्छा योगदान अपेक्षा कर रहे हैं उस योगदान की। और गणेश, मुझे काफ़ी एक उत्सुकता है कि ये अपना पूरा सेशन
कैसे हम लोग इनके साथ बात करके और क्या क्या हम लोग नई चीज़ खोजेंगे। और मैं यही एक दुआ करता हूँ भगवान से कि ये सेशन देखने के बाद, होने के बाद काफ़ी प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि वो भी एक मिल्खम के अलग अलग भाग के ऊपर एक एक किताब अपनी लिखेंगे, जो काफ़ी ज़रूरी है। गणेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय को लेके इतने एक साल में लगभग मेरे हिसाब से 70-80 एपिसोड्स अपने हुए हैं। 100 एपिसोड्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, आपको भी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। अगर आप जैसे सर का आशीर्वाद है तो ये मलखाम कट्टा रुकने वाला नहीं है, और उसके साथ मनीषा मैडम जैसे अपने सहयोगी है, तो हमारे पास विषय का भंडार है। हम लोग कुछ ना कुछ विषय लेके हमारे मलखाम कट्टा को आगे लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज सब हमारे पास अच्छे हमारे पास राइटर है जिनका आज मलखाम के ऊपर बहुत अच्छा अभ्यास है, जिन्होंने आज मलखाम को पूरे अंदर जाके घोट के पिए हुए लोग हैं, अच्छे से मलखाम खेला है। तीनों ने भी नेशनल लेवल तक उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, मेडल विनर्स है। उसके साथ ही 15 साल का उनका खुद का कोचिंग का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे जानकार लोग अगर मलखाम फील्ड के बारे में कुछ लिखते हैं तो वो बहुत ही सत्य होता है, और उसको पढ़ने में बहुत ही गर्व फील होता है कि आज मलखाम के बारे में कुछ पढ़ने मिल रहा है। तो अभी इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मनीषा मैडम, आपको पहला सवाल जाता है कि मलखाम करते वक्त, मलखाम सिखाते वक्त, मलखाम के बारे में लिखने के बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और आप मलखाम के बारे में लिखने के बारे में क्यों सोचा? धन्यवाद गणेश। मलखाम मैंने काफी बड़े उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। 8वीं-9वीं के कक्षा में थी, उम्र में बड़ी थी, 8वीं-9वीं से बच्चों के से भी बड़ी थी। लेकिन 16-17 साल में जब ये खेलना शुरू कर दिया तो हर एक चीज पे सवाल उठते थे मन में। बच्चों को जैसे अननोन ईयर में अगर खेलने ढकेला जाए तो वो ज्यादा सवाल नहीं करते, जो है वो कसरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब किशोर अवस्था में, अगर कुमार अवस्था में खेल में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मन में सवाल रहते हैं। मैं खेलती थी तब मेरे जिन गुरुओं ने बताया था कि जाओ ये अखाड़ा में, बेड़े गुरुजी अखाड़ा करके सतारा में एक अखाड़ा था, तो वो पारंपरिक अखाड़ा था, वहां जाके मैं अपना मलखाम शुरू कर दिया था। तो तब मेरे गुरु अण्णाबुआ कलगावकर, उन्होंने, जब मैंने ये खेल छोड़ने की बात सोची, 1-1.5 महीने में ही मैं डर गई थी, बड़ी थी, सब ऐसे हंसते थे वगैरह। तो खेल छोड़ने की बात की मैंने अपने, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उन्हें बोला मुझे खेल छोड़ना है, मुझे नहीं खेलना है। क्यों? वो बोला क्यों, अच्छे नहीं लगते खेल? मुझे बोला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बड़ी हूँ इसलिए सब चिढ़ाते हैं मुझे। तो उनके बातों में मैंने पहले अपने बाळंबर दादा देवधर जी की कथा सुनी थी, इतनी रोचक पद्धति से उन्होंने बताई थी, और उन्होंने, उनके पास वो व्यायाम कोश खंड भी था, वो भी दिखाया था। वो उतना उस वक्त दिमाग में नहीं गया था, लेकिन वो कथा इतनी प्रेरक थी कि वो कथा मुझे अलग चाहिए थी हाथ में, लेकिन इतने बड़े कोश के साथ उठाने की ताकत नहीं थी। आगे चल के वो कथा मेरी जहन में इतनी घुस के बैठ गई थी। खेल के साथ खेल का फायदे भी नजर आ रहे थे एज अ युवा अवस्था में, उसके बेनिफिट, ताकत पे इफेक्ट महसूस कर रही थी। लेकिन जब मैं देखा कि ये खेल मैं जब खेल रही हूँ, या उसके खेलने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, लेकिन इस खेल के बारे में पढ़ने कम मिल रहा था। ये उस टाइम में इतना जरूरी नहीं लगा था, लेकिन जब मैं ये खेल छोड़ने के लिए आई थी, यानी कोचिंग करके, मेरे कोच किए हुए बच्चे स्टेट तक खेले, स्टेट से नेशनल तक चले गए। पुणे में भी मैंने कोचिंग किया था, सतारा से पुणे में आई तब ऐसा महसूस हुआ कि अलग अलग लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन मलखाम के बारे में बताते, उसका सेंट्रलाइजेशन हिल गया है, व्यायाम कोश का होने के बावजूद भी हिल रहा है। उसी दौरान अटाले सर जी जो प्रयत्न चला था पोर्तुगल में, जो बोगस ये आए थे, उसी टाइम में मैं
मलखाम राज्य संगठन की आजीवन सदस्य बनी थी, और तभी ये विचार चक्र शुरू हो गया था कि इससे इस लेखन में या इस पुरानेपन में लिखाए हुए बुक में कुछ आधुनिकताएं चाहिए, कुछ शास्त्रोक्तता चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी बुक्स चाहिए, इसकी जरूरत है। तो ये सोच आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रत्यक्ष पुस्तक लिखने तक चली गई। लेकिन ये प्रोसेस बहुत सालों से दिमाग में थी, लेकिन उससे गति अटाले सर जी के वो मुहिम से मिली जो पुर्तगाल के लिए आपकी निकली थी। बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, और आपने बहुत ही सही बताया कि मलखाम खेल का एक एज होता है, उस एज में अगर मलखाम खेल शुरुआत करती है तो बहुत अच्छे से मलखाम खेल पिकअप करता है। लेकिन अभी मलखाम खेल एक्सरसाइज के लिए आप 50 साल के हैं या 80 साल के हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी की ऐसी सोच थी। लेकिन आज अच्छा है कि उस सोच की वजह से आज आपने मलखाम खेल के इतिहास के ऊपर एक बालम बडारा देवधर जो हमारा इतिहास है, जिन्होंने आज मलखाम की शुरुआत की, और इसके बारे में आपने अच्छे से बहुत ही अच्छे से स्टडी करके एक बुक मलखाम फील्ड के लिए दिया। मेरा अगला प्रश्न है महेश सर आपको, कि आपने बुक लिखा है, तो बुक लिखने की आपको जरूरत क्यों लगी? आपकी जरूरत थी बुक लिखनी कि आपकी हॉबी थी, और उसको आपने बुक में कन्वर्ट क्यों किया? आपके विचार उसके बारे में बताइए। गणेश, अभी मनीषा मैडम ने जो बात कही कि कुछ चीज अपने दिमाग में सालों से रहती है, वही चीज एक थोड़ी सी दिमाग में मेरे थी। मेरे हाथ से भगवान ने अब तक 3 छोटी छोटी किताबें मलखाम के लिए लिखवाई है भगवान ने। पहली जो किताब थी वो लगभग 1991-92 में लिखी थी, स्पर्धात्मक दोरी मलखाम। बहुत छोटी किताब थी, एक 15-20 पेजेस की किताब थी, और उसमें दोरी मलखाम के अलग अलग एलिमेंट्स जो है, क्रॉस कैसे करना है, सादी ओड़ी कैसे करनी है, वो पिक्चराइजेशन करके मैंने निकाला था। वो हाथ से, पूरी किताब भी हाथ से लिखी थी। वो टाइम पे कुछ कंप्यूटर टाइप सेटिंग कुछ नहीं है, लेकिन जेरोक्स ऑफसेट करके उसमें वो एक 500 पे हमने कॉपीज निकाली थी और बांट दी थी। दूसरी जो किताब थी, यानी वो पहली जो किताब है वो खाली एक डाटा इकट्ठा करना, संकलित करना, उसका एक उद्देश्य था। दूसरी जो मेरी किताब थी, आर्ट ऑफ मलखाम, ये किताब जो है वो अभी मनीषा मैडम ने जो जिक्र किया पुर्तगाल का, इस पुर्तगाल में एक वर्ल्ड कप था 1997 में, 1997 में, और उस वर्ल्ड कप की हम लोग तैयारी कर रहे थे बहुत जोरदार। और मुझे वहाँ पे एक जाना डेस्परेटली इसके लिए था कि वर्ल्ड योगा फेडरेशन के उस वक्त के एक प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट ने उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे वेबसाइट भी नए नए थे, और वेबसाइट पे ऐसा लिखा था कि मलखाम की खोज मैंने की है, आई एम द फाउंडर ऑफ द मलखाम। और ये देख के मेरा गुस्सा एकदम बढ़ गया कि अरे ये आदमी पैदा भी नहीं हुआ था, 60 साल का आदमी, और वो बोलता है मैंने मलखाम का जन्म किया है। मलखाम इसके पिताजी के जन्म से भी पहले है। ये कैसे लिख सकता है? अज्ञान की वजह से। तो उसको ज्ञान देने के लिए, और वो कैसा था, उसका एक बहुत अच्छा होल्ड था पूरे यूरोपियन या विश्व योगा के लोगों को, कॉम्पिटिटिव योगा के लोगों को। और उसके साथ अगर इंडिविजुअली बात करेंगे तो कुछ मतलब होने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने उस वक्त ही सोचा था कि, क्योंकि क्या है, दुनिया के सामने अगर आपको कुछ रखना है तो मैं कुछ बोल के फायदा नहीं है, उसको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए। आज भी मनीषा मैडम से हम लोग बात करेंगे तो वो इस बात का खास करके जिक्र करेगी कि ऐतिहासिक जो कागज है, दस्तावेज है, उनका कितना महत्व है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए, और वो उनकी भाषा में चाहिए। व्यायाम ज्ञानकोश खंड मराठी में है, लेकिन अंग्रेजी, क्योंकि मलखाम धीरे धीरे, योगा धीरे धीरे दुनिया भर में जाने वाला है, और ये जो बातें हैं वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। इसके लिए ये आर्ट ऑफ द मलखाम, ये किताब हमने उस वक्त लिखी थी। गणेश, आप भी मेरे साथ थे पुर्तगाल में, आप, मैं और तुषार, हम लोग तीनों जन गए थे, और उधर का पूरा हिस्ट्री आपको मालूम है। लेकिन एक ही बात है कि ये किताब के वजह से बहुत सारे लोगों को, और खास करके जो प्रेसिडेंट, उनका नाम मैं जानबूझ के नहीं लेना चाहता, उन्होंने बाद में उनके साइट पे चेंज किया ये किताब दिखने के बाद, कि मैंने डांस मलखाम
या म्यूजिकल मलखम की शुरुआत की। मैंने फादर ऑफ मलखम से लेके मैंने म्यूजिकल मलखम का इन्वेंट किया। मैं बोला तुमको जो करना है वो करो, लेकिन मलखम का जिक्र बालम बड़दादा ने किया और अपना बालम बड़दादा का फोटो उन्होंने साइड पे डाला। तो मेरे लिए ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किताबों का ज्यादा महत्व है और वो किताब लिखनी चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, ऐसा गणेश मुझे लग रहा है। सही बात बताई सर। आप जैसे जैसे बोलने लगे तो मुझे मेरे उसी पुर्तगाल के पूरे प्रवास के बारे में मैं सोचना चालू हो गया, वही सब यादें आ गई। और जो स्ट्रगल हम सब लोग ने किया था, आपने तो बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन हम लोग तभी छोटे थे, समझ थी लेकिन छोटे थे, हमारा अनुभव बहुत सीमित था। धीरे धीरे जैसे आपके साथ बढ़े तभी अनुभव बढ़ते गया। लेकिन जब भी आपके साथ पुर्तगाल में गए थे तभी पता चला कि उधर किसी को कुछ मलखम के बारे में पता ही नहीं। हम लोग तो बहुत डरे हुए थे कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ देखने मिलेगा। लेकिन हमारा जो टीम जाके हम लोग ने जो वहाँ पे प्रदर्शन किया, डेमोन्स्ट्रेशन किए, सर ने जो पेपर सबमिशन किया, हमारा वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन था, तो उसमें जब भी सब लोग को जब भी बताया हम लोगों ने कि मलखम के बारे में, तभी सभी ऑडियंस खड़े होकर स्टैंडिंग ऑडिशन हमारे पूरे ग्रुप को मिले थे। वो अभी भी देख के पूरे अपने बॉडी पे, शरीर पे रोमटे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है वो फील। उसके बाद भी वो कंपटीशन हुई थी, योगा इन एयर ऐसी कंपटीशन का नाम उन्होंने रखा था, जिसे सर बोल रहे थे कि डांस टाइप का मलखम था। और उसके अगले साल वो स्पेन में थी, तो मैंने तभी भी सर को जीत की थी, चलो अभी सर स्पेन में जाते। तभी सर ने महेश सर ने एकदम तुरंत ना बोल दिया था कि नहीं, हमारा जो उद्देश्य था वो हम लोगों ने हासिल कर लिया, अभी वापस हम लोग को वर्ल्ड कप जाने की, उस कंपटीशन जाने की जरूरत नहीं है। अभी मलखम खेल हमारा ही है, वो हमारा जो झंडा है वो पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने फैला हुआ है। तो ये बुक की ताकत है, यही इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। और सर जिस तरह से बोल रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स आना चाहिए, और आपको बुक लिखना बंद नहीं करना है। आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे आपके पास नॉलेज है, तो आपके माध्यम से जितने अच्छे बुक्स मलखम फील्ड को आ सके उतने अच्छे हैं। महेश सर, मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा कलम रुक गया ऐसे मुझे लगता है, तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हमें भी पढ़ने मिले और हमारे मलखम की जो नई पीढ़ी है उनके पास अच्छे से मलखम जो चल रहा है, एक्चुअली जो मलखम है वो आना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और इसी प्रश्न को मैं महेश सर को भी पूछना चाहता हूँ कि आपके कुछ विचार है क्या? तो महेश सर आपके भी विचार रखिए। गणेश, अभी आपने देखा कि मनीषा मैडम और हम लोगों के उद्देश्य अलग है। इन्होंने जो किताबें लिखी है उसके उद्देश्य अलग है, और यही एक बात है कि जितने आदमी है, जितने लोग, जितने मलखम प्रशिक्षक इस खेल में डॉक्यूमेंट बनाएंगे या किताबें लिखेंगे, उतने अलग अलग एंगल से मलखम की ही ग्रोथ होगी, या मलखम को लोग देखना पसंद करेंगे, या मलखम को लोग देखेंगे। तो यही बात मैं खास करके अभी जो हमारा एक विषय समाप्ति की ओर जा रहा है, कि उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य सफल हुआ क्या। मनीषा मैडम ने जो किताब लिखी है उसमें बहुत अभ्यास करके, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस लेके वो किताब लिखी है, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि आने वाले एक 100-150 साल में एक रेफरेंस बुक करके उनकी किताब सामने रखी जाएगी। और मेरा किताब का तो उद्देश्य वही था कि जो कोई बोल रहा है कि मलखम को मैंने जन्म दिया, उसको माफी मांगना मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी गलती सुधार के उसने एक्सेप्ट करना है कि यस, मेरी गलती हो गई और यही मलखम के गुरु है, तो अपना उद्देश्य सफल होता है। तो कोई किताबों के शॉर्ट टर्म उद्देश्य होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म होते हैं, अपने अपने विचारों से लिखते हैं, लेखक लिखते हैं। तो आप अपने इस मलखम कट्टा के माध्यम से मैं सभी को यही एक विनंती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हम लोग सब मिलके कुछ एक कंट्रीब्यूट करें, कुछ लिखें, कुछ डॉक्यूमेंट बनाएं, अपने अपने विचार रखें। मेरा एंगल अलग होगा। हम सभी को एक चीज मालूम है कि मैं थोड़ा सा पुराना रेफरेंस देना चाहता हूँ इसी दौरान, की समुद्र मंथन हुआ था। एक जमाने में ऐसे कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से सब वेद, सब ज्ञान बाहर निकला था, और वो समुद्र मंथन हुआ था देव और दानवों के बीच में। तो देव और दानव यानी क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों के बीच में संघर्ष होके फिर जो निकलता है वो अमृत निकलता है। तो ऐसे मलखम, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कभी भी कि मलखम ये पूरा 100% आइडियल गेम।
अपने को सबको तैयार रहना चाहिए कि कदाचित आने वाले 3-4 साल 5 साल में कोई मलखम का एक क्रिटिक खड़ा होगा, वो मलखम के ऊपर किताब रखेगा, वो किताब लिखेगा मलखम से नुकसान क्या क्या होता है, हो सकता है, पर वो भी एक एंगल है। और वो सभी पॉजिटिव नेगेटिव सभी साइड्स आने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड आने चाहिए, खाली मुंह की बात नहीं है। वो ऐसा होता है, एक जब भी हम लोग किताब लिखते हैं लेखक का नाम होता है, तो वो लेखक की एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी है ना, वो बहुत काफी जरूरी है हम सबके लिए। तो गणेश, यही मैं थोड़ी सी बात ये आगे आपके पास पहुंचाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही विचार लेके मैं सभी भारत की मलखाम प्रेमी को विनती करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कुछ लिखना शुरू करो। आप अपने एंगल से लिखो। आज कुछ भी मंदिर बनाना है कि सब जगह पे एक ही पत्थर नहीं लगता है, कहाँ पे अलग काला पत्थर लगाएगा तो कहाँ पे व्हाइट कलर का पत्थर लगेगा, तभी ये मंदिर बहुत सुंदर और आकर्षित होता है और वहाँ पे हमारे जो भगवान है वो विराजमान होते हैं। तो जिस तरह से लिखना है लिखो, लेकिन आज जाके मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बुक्स लाखों की तादाद में होना चाहिए कि कोई भी विषय है तो हमारे पास बुक अवेलेबल है। कल जाके कोई भी विषय लेके आए तो मलखाम खेल हमारा हर एक घर में जाना चाहिए। इसी विषय को लेके मैं अगला प्रश्न मनीषा मैडम आपको पूछना चाहता हूँ कि आज लोग बुक्स पढ़ते हैं, हॉबी होती है, किसी किसी को बुक नहीं पढ़ते तो नींद नहीं आती है और बहुत सारी चीज नहीं आती, सब चीज नहीं बताता हूँ, लेकिन बुक पढ़ना उनका हॉबी और उनका बहुत दिन का टाइम टेबल में होता है कि ये टाइम में मेरा बुक पढ़ना है। तो स्टोरीज के बुक्स होते हैं, अलग अलग होती है, तो बुक पढ़ते हैं। तो मलखाम की बुक लिखते वक्त स्टोरी राइटर में लिखते हैं, देखते हैं उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये प्रश्न बहुत आसान है कि आपने बुक लिखने के बाद मलखाम खेल ये जो मलखाम नहीं करते हैं उनको मलखाम के बारे में पता चल गया है क्या, या वो लोग मलखाम की तरफ आकर्षित हुए हैं क्या, उसके बारे में कुछ बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 16 साल में यानी 2016 में एक था बाड़म्बट, ये मेरा फर्स्ट एडिशन मलखाम का सिर्फ इतिहास केंद्रित पुस्तक निकाला, जिसमें 205 साल का मलखाम के फाउंडर से लेके मलखाम के आज तक जो आज प्रयत्न हो रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के, या जो भी कुछ समस्याएं हैं इतिहास में भी, ये सब का ब्यौरा लेते हुए एक था बाड़म्बट ऐसा मराठी में पुस्तक निकला। उसका रिस्पॉन्स इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था। उसके प्रीव्यूज तो डेलीज में यानी रोज के अखबार में तो आई ही, लेकिन उसके बाद जो शैक्षणिक क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े हस्तियां थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया वो पढ़ के। तो मैं किसी को इंट्रो दे सकती हूँ, किसी को फुकट अपना पुस्तक दे सकती हूँ, लेकिन आगे जाके वो पुस्तक ही बात करता है सामने वाले से कि मैंने क्या अध्ययन किया है, मेरा उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या है, वो अध्ययन के संदर्भ में सही है या नहीं है, या उसे अपील हो रहे या नहीं। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने वो पढ़ा। ऐसे भी कुछ लोग थे जो मलखाम छोड़ो, कई स्कूल छूटने के बाद दौड़े भी नहीं हो गए, ऐसे लोगों ने वो अच्छा स्टोरी है एक था बाड़म्बट, स्टोरी का नाम ही मैंने ऐसा चुना था कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में ऐसे थीम पे पहले 3 पुस्तक आ चुके थे। एक था राजा, यानी एक होता राजा, वो स्नेहसुधा कुलकर्णी का था। उसके बाद वीणा गवाणकर जी का था एक होता कारवर, और उसके बाद वो सबको बड़ा नाम है, जब्बार पटेल जी ने एक पटकथा लिखी थी, एक होता विदूषक। तो ये तीनों एक जैसे टाइटल है और तीनों में भी एक दर्द है, अपनी कुछ व्यथा है जो चरित्र नायक बता रहा है। तो उसी टाइटल के ध्रुव पद पर मैंने भी अपनी री खींची और बोला एक था बाड़म्बट। इसलिए वो लिखनी पड़ी कि जब मैंने अटल जी का संघर्ष देखा तो बड़ी दुख की बात थी कि हमारे ही खेल में ऐसे कुछ या खेल के बारे में काम करने वाले लोग, जो मन में आए, सर बोले थे कि अच्छे अच्छे व्यू आने चाहिए, अच्छी बात है, अगर किसी को सेटबैक मिलता है मलखाम से तो वो उस पर ही पुस्तक लिखे, कोई बात नहीं, लेकिन बिना आधार के लिखना, बिना आधार के इतिहास को डिनाई करना या
बिना कोई भी स्टडी किए हुए उस पर बात करना, ये गलत बात है। ये आप पूरा टॉप व्यू से विहंगम जैसे बोलते हैं संस्कृत में, भारतवर्ष को देखेंगे तो यहाँ सेंसिटिविटी इतिहास को लेके बहुत बड़ी पैमाने पे है। तो हम मलखाम के क्रीड़ा क्षेत्र के लोग पीछे क्यों हैं? कोई भी उठ के मलखाम के इतिहास में कोई भी छेड़खानी कर देता है, कैसे भी बात कर देता है। जिसने इन्वेंट किया है, जिसने संशोधन किया है मलखाम जैसे शास्त्रोक्त गेम का, उसे हम बड़ी आसानी से बाजू हटा देते हुए उसने पूर्ण स्थापना की। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी ने विमान का खोज किया और हमने बोल दिया उसने तो ना हमारे पुष्पक विमान का जो रामायण में उल्लेख है उसका पुनर्स्थापना किया। ये जितनी बात कड़वी लगती है ना, उतनी ही मलखाम के आद्य जनक के बारे में जब लोग बात करते हैं तो दुख होता है। एक ऐसा आदमी जो 205 साल पहले अपने राजा की पगड़ी बचाने के लिए, अपने राजा का मुकुट बचाने, मान बचाने के लिए खुद की जान, खुद का प्राण जोखिम में डाल के एक ऐसे खेल का खोज करता है और उसके एविडेंसेस, जिसके ग्रंथों के आधार, जिसके दफ्तरों के आधार बड़ौदा, विक्रम विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सभी जगह है, सभी जगह है। सिर्फ वो एक लाइन में अलाइन करने हैं। अगर आप उठ के बोल सकते हैं कि अरे हनुमान जी भी मलखम करते, तो ये बहुत अवैज्ञानिक बात होगी। क्योंकि जितने भी रामायण लिखे हैं, एक तो श्लोक बता दीजिए कि जिसमें हनुमान जी मलखम कर रहे हैं, ऐसा उल्लेख है। वाल्मीकि ने लिखा है, मानस चरित में लिखा है, कहाँ लिखा है? कुछ कहीं नहीं लिखा। ऐसे हनुमान जी के पास गदा दिखी, वो व्यायाम से संदर्भ है तो हम उसे मलखम जाके जोड़ सकते हैं, ऐसा ये गलत है। इतिहास का लिखना, यानी मलखाम के अटाले सर बोले, बहुत अच्छा बात किया उन्होंने कि मलखाम कोश के 10 खंड निकल सकते हैं, तो हर एक एरिया पे उसके बुक निकलनी चाहिए। जैसे एक एरिया है कि मलखाम कैसे मैन्युफैक्चर करना चाहिए, प्रोडक्शन, कौन सी लकड़ी लेनी चाहिए, वामन जोशी जी का आपने लास्ट टाइम लिया है बाइक। तो ये जैसे बातें हैं, वैसे इतिहास की भी बातें हैं। जैसे सोमेश्वर चालुक्य जी का उल्लेख करते हैं, मल्ल स्तंभ का उल्लेख है उसमें, तो मल्ल स्तंभ अलग है, वो मानवाकृति का खाम या मानव की आकृति जैसा लकड़ी का खंबा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो श्लोकों का मायना मल्लखाम यानी कि एक ऐसी मानवाकृति लकड़ी जिससे जमीन में गाड़ के उसके साथ कोई कुश्ती का सराव कर रहा है, ऐसा कहीं भी इतिहास में मानसोल्लास के नहीं लिखा था। फिर भी वो थोड़ा सा साधारण सा उसका विवरण मैच हो गया, हम कूद पड़े, नहीं वो भी मलखम करता था, ऐसा नहीं इतिहास लिखा जा सकता। अगर हम ही हमारे इतिहास के बारे में लाइटली रहे तो राम सेतु का एडम ब्रिज बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देश के हमारी वर्तमान स्थिति का ध्यान में रखते हुए अगर हम मलखाम को उठ के, अगर नहीं, वो सोमेश्वर चालुक्य, कर्नाटक स्टेट का पूरा ऑथेंटिक इतिहास है। हमारे दुर्दैव से जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने हमारे पे बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है। वो डॉक्यूमेंटेशन में कहीं भी कर्नाटक स्टेट में या उत्तरी स्टेट में मल्लखाम का बाळंभट जी से पहले उल्लेख नहीं है। इस बात का कंफर्मेशन वामन भावे जी ने दिया था, जो केसरी अखबार के लोकमान्य टिळक जी के सह संपादक थे। पेशवे कालीन इतिहास वो बुक का नाम था, वो व्यायाम कोश में उनकी प्रस्तावना है। तो ऐसी खूब सी बातें हैं जो अलग अलग डायमेंशन से लिखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात अटाले जी ने कही है, लेकिन उस बात पे परदेश से उठ के, विदेश से उठ के कोई हम पे पंजा नहीं कसना चाहिए कि ये हमारा है, ये आपका नहीं है, क्योंकि आपके पुरखों तो हमने सिखाया था। ऐसे उठ के कोई हमारे सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारा वो उस खेल से फायदा उठाना, उससे उसका खिलाड़ू बन के हम या उसका क्रीड़ापटु बन के हम जितना
इतराते हैं उतना ही जिम्मेदारी भी उसके साथ उठानी चाहिए उसकी। तो वो थोड़ा कम पड़ गया है उधर कोई तो इसीलिए अच्छी बात है कि भगवान जी ने हमें वो संधि प्राप्त कर दी कि जब हम खेलना छोड़ने की सोच रहे थे हमारे प्रोफेशंस के लिए, तब ये बुक लिखने का हमें अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैडम, आप बहुत ही विस्तृत इस प्रश्न का आंसर दिया और ये सब चीज सबको पता होनी बहुत जरूरी है। मैं जब स्कूल में था तो भी मुझे इतिहास बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मलखाम के बारे में इतिहास सुनने बैठूं या पढ़ने बैठूं तो मैं रुकता नहीं, वो लगता है कि उसमें और कुछ पढ़ूं और कुछ सुनने मिले। बहुत सारी बुक्स तो मैंने कुछ पढ़ी नहीं है क्योंकि मेरे गुरु महेश अटाले सर है, वो सब पढ़ते थे और मुझे बताते थे, तो इतना कुछ मैं ज़्यादा अच्छा रीडर नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन मलखाम के बारे में कुछ आता है तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। तो ये मलखाम के बारे में आप जिस तरह से जानकारी दी, बहुत सारी जानकारी मुझे भी अभी मिली है और मलखाम के बहुत सारे खिलाड़ियों को भी इसके बारे में पता होगा। और जब भी हमारे पूरे मलखाम के पूरे अभी के जो है और नई पीढ़ी है या जो कर चुके हैं, उनके सबके विचार जब भी एक होंगे, सभी मलखाम खिलाड़ियों के और सबके विचार एक होंगे, तभी मलखाम खेल हम लोग देश के बाहर ओलंपिक में लेके जा सकते हैं। आज हमारे में ही विचार में इतनी भिन्नता है, तो मलखाम खेल में हम लोग अलग अलग देश में, अगर मैं एक देश में जाऊंगा तो मैं वहां पे अलग इतिहास दूंगा, महेश सर कोई अलग देश में जाएंगे तो वहां पे, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ही मलखाम, एक ही इतिहास और एक ही तरह का सब जगह पे सेंटेंस जाना चाहिए और इसके वजह से वहाँ पे मलखाम खेल बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी विषय को लेके महेश सर आपको भी अपने कुछ विचार रखने हैं। हाँ गणेश जी, मनीषा मैडम ने जो एक बात कही है उसमें एक चीज मैं खरी ऐड करना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज हम सबको पता है और उनके बेटे संभाजी महाराज के ऊपर एक कादम्बरी लिखी गई है। वो कादम्बरी जिन्होंने लिखी है, उस कादम्बरी में उल्लेख किया है कि संभाजी महाराज मलखम के ऊपर कसरत कर रहे थे और कसरत करते करते वो नीचे उतरे और उनका बदन ऐसा था वैसा था। अभी पेशवाई के पहले संभाजी महाराज और उन्होंने कादम्बरी में यानी बुक में लिखा है, लेकिन अपने को ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि कादम्बरी और इतिहास ये दो चीज अलग अलग है। कथा आप कुछ भी रख सकते हैं, कथा में और विज्ञान में बहुत फर्क है। मेघदूत करके कादम्बरी है जिसमें वो नायक मेघ को यानी क्लाउड्स को संदेश देता है और वो क्लाउड उसकी प्रिया को वो संदेश देता है। तो ये कादम्बरी है, वो इमेजिनेशन है, ध्यान में रखो। क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे जिन्होंने शिवाजी महाराज की इतिहास की बहुत जानकारी उनको है, खड़ा ना खड़ा पूरी माहिती है उनको, कौन से साल में कौन से दिन क्या हुआ, उनको मैंने पर्सनली पूछा था, एक नहीं 2 बार पूछा था। तो उन्होंने वही बोला था कि ना ही शिवाजी महाराजों के चरित्र में ना ही संभाजी महाराज के चरित्र में किधर भी मलखाम का उल्लेख नहीं है, उन्होंने मलखाम किया नहीं है। ये मैं जानबूझ के सबके सामने के रख रहा हूँ क्योंकि एक किताब ऐसी है, एक कादम्बरी ऐसी है, छावा करके कादम्बरी, जिसमें ऐसा उल्लेख है कि संभाजी महाराज मलखाम करते थे, लेकिन वो इतिहास नहीं है, ध्यान में रखो, वो कथा कादम्बरी है। तो दर्शकों को भी एक निवेदन मेरा ऐसा है कि जो किताब सामने आएगी वो किताब किसने लिखी है, अभ्यास पूर्वक लिखी है कि नहीं। और ये जो ध्यान में रखो, जो कोई भी किताब लिखता है उसके वो लेखक के विचार है। कोई भी कुछ भी बोले, अपने को शांति से सोचना चाहिए अपने सर को लेके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सच है या क्या झूठ है, कौन सी कहानी है और कौन सा इतिहास है। मनीषा मैडम ने और एक बात की थी कि राम सेतु से लेके एडम ब्रिज, राम सेतु को एडम ब्रिज हो जाता है। तो ये अपना दुर्भाग्य है कि धनुष्य कोड़ी, श्री राम जी जब भी श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए थे तो वानर सेना के साथ उन्होंने एक सेतु बांधा था और वो सेतु ऑफिशियली है, वहां पे दिखते हैं कि वो ब्रिज बांधा है, लेकिन वो मानने के लिए लोग रेडी नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो डायनासोर थे उस जमाने में, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो था नहीं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बनाया गया कि इतनी बड़ी हड्डी है, इतना है, फिर डायनासोर जो था डिस्कवर हुआ, वैसा ही ये धनुष्य कोड़ी है। ये इसमें ध्यान में रखना है कि मलखाम खेल का आविष्कार बारम बड्डादर ने ही किया था और वो 200 साल पहले 1800 से 1805 के बीच में ये मलखाम खेल का आविष्कार या मलखाम का आविष्कार हुआ है। तो उसके पहले जितने भी रेफरेंस आएंगे वो कहानी है, कथा है,
या वो मलखाम नहीं है, मल्ल स्तंभ जो मनीषा मैडम ने जिक्र किया वो मल्ल स्तंभ है, जो एक तो लोखंड का हो सकता है, नहीं तो पत्थर का हो सकता है। मल्लखांब ये हमेशा लकड़े का ही होता है, और मल्लखांब और मल्ल स्तंभ में बहुत ज्यादा अंतर है। यही मैं दर्शकों को एक ये विचार रखने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। अभी मुझे लगता है कि अभी ये विषय चलता रहेगा तो हम लोग इससे बहुत घंटे बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं। मलखम कट्टा कभी भी विषय लेके आता है तो वो कहाँ पे रुकता नहीं है। फिर 1 घंटे का सेशन हुआ, हम लोग ने 2-2 घंटे के भी सेशन लॉन्च किए हैं, क्योंकि आज यही विचार लोगों के पास जाना जरूरी है। मनीषा मैडम, मेरा अगला सवाल आपको जाता है कि बुक लिखने के वक्त कौन से चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये प्रश्न मेरे लिए बहुत अलग ऊंचाई पे चला जाता है, क्योंकि एक तो लिखना मेरा प्रोफेशन भी है। मेरा खुद का पिछले 22 सालों से पूना में व्यवसाय है। मैं और मेरी छोटी बहन, वो भी मलखाम की खिलाड़ू है, आशा बाटे। वो उसका 12 साल पहले पब्लिकेशन की शुरुआत हुई उसने। उससे पहले हमारा खुद का और भी ट्रांसलेशंस और ये सब बातों का व्यवसाय है। तो लिखना जब आपका प्रोफेशन बन जाता है तो उसमें डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन अपने लिखने के लिए गुरु चाहिए। 2 बातें तो है। एक गुरु क्यों, यानी मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं एकेडमिक लैंग्वेज में, गाइड, मार्गदर्शक क्यों चाहिए? तो पहली बात यह होती है कि अगर मुझे लगता है और मैं लिखती हूँ, जैसे सर ने बताया छावा कादम्बरी, उसमें संभाजी महाराज मलखम कर रहे, तो मैं मन से लिख रही हूँ, मेरी इमेजिनेशन से लिख रही हूँ, ये अलग बात है। यानी साहित्य के बहुत सारे प्रकार है, हम कौन से प्रकार में लिख रहे हैं। हम इंफॉर्मेटिव बुक लिख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव, अगर हम हमारे खेल के बारे में समाज को बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपका रियलिस्टिक बुक हो गया। तो रियलिस्टिक बुक कौन से भी एंगल से हो, या आरोग्य के एंगल से हो, योग साधना के एंगल से हो, इतिहास के एंगल से हो, या मटेरियलिस्टिक हो कि कैसा अखाड़ा बनाना चाहिए, कौन सी मिट्टी डालनी चाहिए, कैसे फिक्स करना चाहिए, कौन सा मटेरियल, तो इन सब बातों के बारे में आपको एग्जैक्टली एविडेंसेस देने पड़ते हैं। अगर आपके पहले शो को मैंने देखा था मलखम कट्टा के, तो उसमें वामन जोशी जी का नाम आया, चिपळूण के। क्योंकि शांताराम जोशी, वामन जोशी, इन लोगों ने, इन व्यक्ति ने जो मलखम बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का तंत्र सीखा है, तो उसके डिटेल्स के बारे में उनसे बात करने के बाद ही हमें कंफर्म करना पड़ता है कि वो लकड़ी यहाँ से उठाते हैं। ये उसका प्रूफ है, वहां का एड्रेस, पता। वैसे इतिहास के बारे में भी है। जब मुझे लगा कि बड़ौदा में उसका पहला विस्तार हुआ था, जब पेशवाई बर्खास्त यानी खत्म हो गई थी, तब महाराष्ट्र से ये सब एम्परर का एक बहुत बड़ा दल उठ के उत्तर के ओर चल पड़ा। लेकिन वो बीच में उन्होंने बाळंभट जी के सलाह के बाद बड़ौदा में रुके। तो मैं खुद बड़ौदा गई थी, उससे पहले 2-3 बार गए थे हम मैचेस के दौरान, दौरों के दौरान। लेकिन जब खास लिख रही हूँ और उसके लिए एविडेंसेस चाहिए, इसके लिए मैं जब बड़ौदा चली गई, तब बड़ौदा में पहले जाने से पहले वहां से सारे रेफरेंसेस के लोगों को फोन करके, कांटेक्ट करके, मुझे ये बात चाहिए, इसके प्रूफ चाहिए, मैं वहां आ रही हूँ, तो टाइम कम लगता है। जब बड़ौदा चले गए तब खुद जाके, जब शास्त्रानुपोड़ यानी जो वहां का एरिया है, जाके चल पड़े, तब पता चला कि और भी कुछ बातें आगे आ रही। देखिए, मैं चले गए थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ बाळंभट जी के पहले शिष्य थे, हरिपंत बर्वे थे, या गजानन टिळक उनके प्रपर शिष्य थे, यानी वो सब बातें थी, दिमाग में भी नहीं था वो बात वहां मुझे मिली। जब मैं हिंद विजय जिमखाना में चली गई, तब मुझे एविडेंसेस में एक बहुत अच्छा तस्वीर मिली, और तस्वीर के नीचे लिखा था मद करमरकर। वो उसने बाटली पे मलखम का छायाचित्र था। मुझे अचरज लगा, क्योंकि करमरकर ये सरनेम महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, मिरज भी लिखा था। तो मैंने वहां जाके इंफॉर्मेशन और खुदा एक करके इतना बड़ा इंफॉर्मेशन चला पड़ता है कि परसों तक हमारा एक बात था कि महिला मलखम यानी महिलाओं का मलखम कब शुरू हुआ। तो
आख्यायिका यानी उसके बारे में मिथक ऐसा सेट हुआ था कि झांसी की रानी ने किया था। थोड़ी सी सोचने वाली बात है। हम बात कर रहे 1857 के जो हमारी फ्रीडम फाइट पहली हुई थी तब वो गुजर गई थी, तो उससे पहले उस टाइम में वो 23 यानी 23 साल की थी, यानी उससे पहले जब वो बड़ी हुई होगी वो वैदिकों के बीच में होगी, ब्रह्मावर्त में। ये सब वैदिक थे, ये सब ऐसे वैदिक ब्राह्मणों का अखाड़ा था जहाँ बालम जी खुद वो प्रैक्टिस मैनेज करते थे। वहां एक अकेली लड़की जाके कैसे प्रैक्टिस करेगी? लेकिन उस प्रश्न का उत्तर मुझे वो करमरकर जी के फोटो के एविडेंसेस के साथ एक एक करके बाहर निकल पड़े और मेरा मलखाम के ऊपर का दूसरा पुस्तक निकला, गाथा क्रीड़ा तपस्वी जी, जिसने रोक मलखाम का महाराष्ट्र में आरंभ किया था, उसका पूरा चरित्र बाहर निकला। ऐसे लिखते वक्त हमारे दृष्टिकोण बंद नहीं होने चाहिए। जैसे अटाले सर ने बोला कि जिसे जो लगता है ना उसके ऊपर आप संशोधन करो, उसके ऊपर खोजिए, पहले खोजिए वो एविडेंसेस पक्का है या नहीं। देखिए अगर हम सादे जूते भी खरीदने हो या कपड़े भी खरीदने हो वो भी हम ट्रायल करके देखते हैं, पहन के चलते हैं या नहीं ये देखते हैं। लेकिन अगर जो हिस्ट्री हम अगली 100 सालों के लिए दिख रहे हैं या किताब ऐसी है कि उसकी कम से कम उम्र 100 सालों की, 100 सालों के लिए लिख रहे, तो उसकी कितना खींचातान के एनालाइज करके लिखना चाहिए। 10 बार अगर हम 10वीं पास होते हैं, सब आपको सबको पता है कि एक इक्वेशन में 10 बार वही आंसर आता है या नहीं, हम चेक करते हैं। तो लिखते वक्त क्लेम इतना इंपॉर्टेंट रहता है, 10 जगह से हमें वो चेक कर लेना चाहिए। जब मैंने बड़ौदा में खोज की थी, वहां से 4 दफ्तर थे, रॉयल कप था, डेक्कन जिमखाना, अपने हिंद विजय हिंद जिमखाना था, वहाँ शास्त्रानुपोल यानी मजुमदार जी का वो अखाड़ा था और जुमादादा अखाड़ा। तो इतने सारे कागजात है, वो पढ़ने के बाद आप डिसाइड करिए कि सही में हिस्ट्री क्या है। या आप जो भी एंगल से लिख रहे, जिस भी पहलू से लिख रहे, उसके जिसे हम एविडेंसेस ही सिर्फ नहीं बोल सकते, रेफरेंसेस भी लिख, अध्ययन संदर्भ अच्छे से होने चाहिए। हमें सिर्फ लगता है इसीलिए हम लिख देंगे और मेरे पास पैसे है इसीलिए छाप दूंगी, ये गलत है। तो समाज ये सब बातें चेक करता है। हमें लगता है कि किसी को कुछ नहीं आता। जब मैंने एक था बालम भट्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तो इतना डिमांड आया कि इंग्लिश पुस्तक चाहिए, उसका इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि उसकी एडिशन इतनी फटाक से खत्म हो जाएगी, लेकिन वो भी हो गई। यानी पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत चिकित्सा से पढ़ने वाले लोग हैं, अभ्यास पूर्वक पढ़ने वाले लोग हैं, तो लिखने वाले की जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मनीषा जी आपने बताया कि आज हम लोगों ने आप तो करमरकर सर के बारे में अभी जिक्र किया, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी की मूवी है दंगल मूवी, उसमें भी वो गीता बबीता को अखाड़े में जाके प्रैक्टिस करने के लिए मनाई की। उसके पिताजी ने अपने ही खेत को खुदवा के वहाँ पे उनके लिए अखाड़ा बनाया ताकि आज महिला जाके वहाँ पे कुश्ती की प्रैक्टिस कर सके, उसकी लड़की को प्रैक्टिस, और उन्होंने ही आज जाके अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। तो ये तो अभी स्ट्रगल है, लेकिन आज इतने पुराने करमरकर सर ने लड़कियों के लिए मलखाम शुरुआत की। मैंने उस दिन भी आपका ही बुक पढ़ के मैंने वो मेरे गर्ल्स को बताया कि इनका नाम भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए भगवान है, क्योंकि उनके वजह से आज गर्ल्स भी उतने ही अच्छे से मलखाम खेल रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये विचार सब लोग ने ध्यान में रख के लिखना चाहिए, क्योंकि मलखाम खेल एक टेक्निकल गेम है, वहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं चलेगा। क्योंकि आज अगर टेक्निकली आप अच्छे से लिख पाओगे तभी मलखाम खेल सबके पास अच्छे से जाने वाला है। क्योंकि टेक्निकल खेल अगर आप सब लोग खेले हुए हैं, लेकिन कोई भी आके मलखाम के ऊपर उठ के बुक लिखने जाएगा तो नहीं होने वाला है। तो यही हमारे सब मलखाम खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों ने मलखाम खेला हुआ है, हम लोगों ने महसूस किया हुआ है, तो हम लोग मलखाम खेल को अच्छे से अभ्यास पूर्वक ऐसे सब टेक्निकल लोग की हेल्प लेके मैं आप तीनों के तरफ से यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ, अगर किसी को लिखनी है तो ये तीनों को कभी भी कांटेक्ट कीजिए, इनका अनुभव आपके साथ रहेगा और आपको बुक लिखने के लिए आपको हेल्प होगी। मैं सर अब मुझे आपको अगला प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ कि ई बुक पब्लिश होना चाहिए क्या, इसके बारे में बताइए। क्योंकि बुक प्रिंटिंग होना और सब सही बात है, लेकिन
100 साल रहता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है सब। तो आपकी राय इस बारे में क्या है? गणेश जी, आपने सही कहा कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, ई बुक का जमाना है। किंडल एक है, बुक का एक माध्यम ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे ई बुक्स आते हैं। पर मैं एक मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी खुद की एक राय देना चाहता हूँ कि अगर ये कंप्यूटर संगणक के आविष्कार के बारे में या टेक्नोलॉजी के आविष्कार के बारे में अगर हमने थोड़ा सा अभ्यास किया, थोड़ा सा हमने देखा, तो एक बात अपनी नज़र में आती है कि आज से 50 साल पहले एलपी यानी रिकॉर्ड्स थे जिसके ऊपर गाने सुनते थे, HMV, सबको याद होगा। उसके बाद आ गए टेप्स, उसके बाद आ गए सीडीज, उसके बाद आ गए पेन ड्राइव्स। अभी तो ड्राइव यानी क्लाउड के ऊपर ही सब है। तो पीडीएफ भी ऐसा माध्यम है, लेकिन ये जो माध्यम है, पीडीएफ का जो माध्यम है, वो भी ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, पहली बात। यानी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, शायद मेरे पीढ़ी, मैंने वो चीज बचपन में की नहीं है, करके मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे खुद मोबाइल के ऊपर बुक पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। फिजिकल जो कॉपी है, और उसमें मैं खास करके कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है, मैंने भी थोड़ी सी आदत डाल के रखी है कि पेंसिल लेके मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ गई तो उसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि इसके बारे में मैं अधिक पढूं, या फिर टैग लगा देता हूँ कि कहाँ पे मेरे को पढ़ना है। और लेकिन ई बुक में ना ये सब पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं, ये सब होता है लेकिन वो फीलिंग नहीं आती, ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि आज हमने देखा है कोरोना के वजह से कि हम लोग सब मोबाइल या इंटरनेट या ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। बुक को, किताबों को आदमी का मित्र कहा गया है। वो मित्र कैसा है मालूम है? आप किधर भी हो, कैसे भी हो, वो आपके साथ रहता है। मोबाइल ने वो किताबों की जगह ले ली है। अभी सुबह उठने के बाद पहला मोबाइल हाथ में होता है, शाम को सोने के वक्त आखिरी मोबाइल हम लोग नीचे रखते हैं। तो मोबाइल जुड़ा है मनुष्य से अभी, और नए पीढ़ी से तो जुड़ा ही है। लेकिन मोबाइल जुड़ने के बाद अभी आप देखो, फिजिकली एक बुक हाथ में ली आपने, तो आप एक बुक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन मोबाइल पे आप बुक पढ़ेंगे, ई बुक करेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, तो साथ में आपका व्हाट्सएप है, साथ में साइड से बहुत कुछ आकर्षण आएंगे जो आपको बुक से हटाएंगे, अलग ले जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ई बुक ठीक है, ई बुक पब्लिश करने तक या थोड़ा बहुत एक्चुअल बुक की जानकारी के लिए ई बुक ठीक है, लेकिन टोटल ई बुक के मैं खुद पर्सनली अगेंस्ट हूँ कि ई बुक नहीं आना चाहिए। फिजिकल बुक, फिजिकल पेपर, उसके साथ जुड़ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गणेश, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मनीषा मैडम को भी कि उनका खुद का जो पब्लिकेशन है, उन्होंने नाम लिया नहीं लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगा, समर्थ पब्लिकेशन जो उनका है, तो उनके पास एक 25 साल का एक्सपीरियंस है। और इवन जो पेपर है, हम लोग दोनों ने एक बात की थी कि 100 साल बुक एक टिकता है, लेकिन 100 साल बुक रहने के लिए उसकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए, उसका कागज वैसा होना चाहिए, उसकी इंक वैसी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर 100 साल शायद नहीं रहेगा, लेकिन किताब में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है, जो कॉस्टली है। लेकिन 100 साल की अगर आप बात करेंगे तो आपका पीडीएफ जो है ना, वो 100 साल रहने वाला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और गणेश, मुझे ना मनीषा मैडम की भी थोड़ी सी इसके बारे में उनका ओपिनियन भी जानने में मुझे एक थोड़ा सा आनंद आएगा। मनीषा जी, अभी जिस प्रश्न के बारे में मैंने महेश सर के साथ जिक्र किया, वही प्रश्न मैं आपको भी पूछना चाहता कि आपकी राय इसके बारे में क्या है, ई और आपके विजन क्या है ई बुक के बारे में? ई बुक, ये जब डिमांड से बुक चला जाता है, या कभी कभार उठ के 2 साल में 4 साल में एक आध आदमी उठ के उस बात सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तभी जाके ई बुक या विकिपीडिया पे उसका पीडीएफ अपलोड कर लो, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लो। आउटडेटेड बुक के लिए ये पर्याप्त है। लेकिन जो बुक चल रहे हैं, जो बुक पढ़ने चाहिए, देखिए ई बुक की मर्यादा यही है कि वो हर एक उम्र के हाथ में नहीं जा सकता। मैंने जिस उम्र में पुस्तक देखा है, जिस उम्र में वो पन्नों को हाथ लगाया है,
उसके लिए मुझे बड़ों ने डांटा नहीं, तूने पुस्तक क्यों हाथ लगाया, पुस्तक को हाथ में क्यों लिया, तो समझाने की सिखाने की कोशिश की कि देखो बुक है, अच्छा है, उसे नमस्कार करना चाहिए या उसको पूज्य भाव से पढ़ना चाहिए, ये संस्कार हमारे भारत से है। तो हार्ड कॉपी या उसके बुक, ये हमारा पर्याय जो है प्रिंटिंग पब्लिशिंग का, ये मुझे नहीं लगता अगले 100-200 सालों में कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी जितना समाज के जहन पे असर करती है, उतना सॉफ्ट कॉपी या व्हाट्सएप मैसेजेस या इमेजेस बुक नहीं कर सकते। उसके लिए पेपर का बहुत अच्छा उल्लेख किया अटाली जी ने कि सस्ते में, क्योंकि आशीष जी जब अभी बोले कि मैं खुद भी पुस्तक प्रिंट कर सकता हूँ, मैं खुद भी पुस्तक उठा के छाप सकता हूँ, तो प्रोफेशनल फर्क यही होता है कि हमें कहाँ जाके, देखिए डोसा किसी आम होटल में मसाले डोसा जो हम खाने का पदार्थ बोलते हैं, तो वो 40 रुपए में भी मिल सकता है, वो 300 रुपए में भी मिलने वाला ठिकाना है। तो जब 300 रुपए वाला पदार्थ है वो 40 रुपए में कैसे मिल सकता है, और 40 रुपए वाला पदार्थ 300 में कैसे मिल सकता है, ये अलग दो चीजें हैं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता में फर्क है। तो मेरे अच्छे भाग यही है मेरे व्यवसाय के कि मेरे यहाँ जो पब्लिकेशन के काम के लिए आने वाले लोग थे, उनकी सोच ऐसी थी, जैसे संस्कृत ग्रंथों को हमने पब्लिश किया है, वैदिक बुक को हमने पब्लिश किया है, तो वो शंकराचार्य जी से बातें करने के भी अवसर हमें मिले उसके बारे में। तो उन्होंने वही पूछा कि ये 200 साल चलेगा ये कागज, तो मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ का बहुत अच्छा उपयोग करके उनको इस सब की जानकारी दे दी कि नहीं, ये कागज का टाइप 200 साल नहीं चल सकता, ये 30 साल में टूट जाएगा, ये 50 साल में टूट जाएगा। वो हमें वेरिएशन पता होता है। मेरे खुद का जो बाळंभट, एक था बाळंभट या गाथा क्रीडा तपस्वीची या बाळंभट द लीजेंडरी मलखम, जो उसका इंग्लिश एडिशन है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 200 रुपए से भी ज्यादा थी, यानी 2 लाख से भी ज्यादा उसका खर्चा 1000 कॉपीज के लिए आया था। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो मेरे बहन का छोटा बिजनेस था, इसीलिए उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बहनों ने सोचा नहीं। लेकिन हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐसा है, अगर आपका अच्छा अध्ययन है, अच्छा संशोधन है और उसके साथ प्रोडक्शन पे भी ध्यान है, तो पब्लिक उसका खर्चा उठाती है। 400-500 का बुक आराम से खरीदने में कोई भी हमारे समाज में तकलीफ नहीं है। उसका प्रेजेंटेशन पे ध्यान देनी चाहिए। सुनिए, अगर आप 40 साल 1940 में जैसे बुक छापते थे, या हमारे लोकमान्य तिलक जी ने जैसे गीता रस से छापा था, उसी टाइप में अगर मैं 2016 में हमारा एक था बाळंभट छापूंगी, तो लोग पढ़ेंगे, ये मेरा सोचना पागलपन है। क्योंकि 100 साल आगे आके भी मैं वही सोच रही हूँ। तो हम सैगल का मूवी देख सकते हैं, कितना भी एसी लगाओ, पॉपकॉर्न दो, फ्री दो सब, तो भी हम जैसे सैगल का मूवी रिलीज हुआ था, तब जैसे सैगल के ऑडियंस देखते थे, वैसे आज कोई सैगल का मूवी देखेगा क्या? नहीं देखेगा। या मुकपट बोलते थे जैसे दादा साहेब फाल्के जी ने बनाए थे, वो मूवी भी इतने चाह से नहीं लोग देखेंगे। तो मीडिया ये जमाने के साथ बदलता है, उसकी इवन इन्वेस्टमेंट बदलती है, उसके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिर भी उसमें पर्याय उपलब्ध है जो 100 साल का विचार करे, जो 200 साल का विचार करे, महंगापन उसके साथ है। लेकिन अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो पब्लिक इज रेडी टू पे। अगर आप हैंडीकैम पे मूवी बनाएंगे और उसे मल्टीप्लेक्स में रिलीज करके बोलेंगे कि वहां पब्लिक आ जाएगी 400 रुपए का टिकट लेके, तो नहीं आएंगे। लेकिन हम देखते हैं संजय लीला भंसाली उसमें करोड़ों रुपए खर्च करता है और उससे 500 क्या ब्लैक में टिकट खरीद कर मल्टीप्लेक्स में जाके देखते। तो पुस्तकों के बारे में देखिए, खर्चा होना चाहिए, उससे समाज ने पढ़ना भी चाहिए, उससे समाज ने जतन भी करना चाहिए। और भगवान जी की कृपा है,
कि 3 एडिशंस हो चुके हैं। लोगों ने मलखाम जैसे बुक को, जो लोग खेलते भी नहीं थे वो खेल, वो उन लोगों ने वो पुस्तक का प्रचार प्रसार के लिए पैसा लगाया है, मुझे बढ़ावा दिया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जिसे मराठी में अर्थकारण बोलते हैं या संस्कृत में भी, तो वो अर्थकारण पब्लिक देखती है। आप अच्छे से अपनी मेहनत करो, पहले लिखने की मेहनत है, बाद में प्रेजेंटेशन की है, पब्लिकेशन की है, तो वो है, वहां भी दिमाग लगाना पड़ता है। अप टू लॉन्चिंग अमेज़न पे वो बुक्स सभी अब उपलब्ध है। bookganga.com पे जाएंगे तो आपको ये तीनों मलखाम की बुक मिलेगी। आज उसके खरीदार मॉरिशस में भी बैठे हैं, कनाडा में से भी मुझे फोन कॉल आते हैं, मैंने बुक पढ़ी, अच्छी लगी, चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रकार ने प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, खुद ही इनोवेट किया है, अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो ये सब बातों के लिए देखिए, जैसे हम मलखाम का सेट में विचार करते हैं ना कि वार्म अप अच्छा होना चाहिए, बाद में कैसे भी खेले तो बख्शिश मिल जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वार्म अप, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन का वो 1.5 मिनट हमारा टोटल डिसाइड करता है। तो लैंडिंग थोड़ा गलत हो गए तो चलता है, लेकिन आप पहले अच्छा 2-4 पकड़े बनाओ, बाद में लैंडिंग खराब करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वैसे ही पब्लिकेशन का है, अप टू लॉन्चिंग आपका पूरा स्ट्रेंथ उधर लग जानी चाहिए, और वो पूरी तरह स्ट्रेंथ है, दिमाग से लेके अपने पैसों तक की। मनीषा जी, प्रश्न बहुत छोटा था, लेकिन जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिए और जिस तरह से आपने बताया, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आई। बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में कहावत है कि सोनारानेच कान टोचले पाहिजे। मतलब अगर कोई सोनार है या कोई वही अगर कान को अगर टोचेगा या उसको अगर, तो उसको दर्द कम होती है और उसका ही वो स्किल होता है। तो उसी तरह से मैंने आप जैसे 3 महान राइटर्स, लेखक को बुलाया, और आपके माध्यम से अगर मैं मलखाम के प्रेमी को अगर कुछ बताने की या कुछ उनको मोटिवेट करने की अगर कोशिश करता हूं, तो वो मुझे लगता है मैंने बहुत सही किया। हमारे मलखाम कट्टा ने बहुत अच्छा विषय लेके महेश सर के माध्यम से करने की कोशिश की है। तो मैं तो अभी बहुत प्रभावित हो गया हूँ। मेरा एक आप ही को एक प्रश्न जाता है मनीषा जी, की समझो कि कोई मेरे जैसा कोई यंगस्टर कोई बुक लिखता है, अच्छे से वो विषय लेके वो अच्छे से उसको राइटअप कर लेता है, लेकिन उसके पास उतने 1-2 लाख उतना पैसा नहीं होगा, तो वो क्या करना चाहिए? उसके बारे में भाई कुछ बताए तो अच्छा रहेगा कि वो लोग और कहाँ पे जाना चाहिए, किस तरह से उसको पब्लिश करना चाहिए, उसमें कुछ आइडिया दे सकते हैं? मैंने अभी बताया जैसे कि हमारा समाज बहुत बड़े मन, विशाल हृदय का है, तो बहुत सारे ट्रस्ट है जो इस बात के सोचे, हमारे पुरखों ने उसके लिए पैसे बाजू रख के रखे, उसके ब्याज पे वो हमें पे ऑफ कर सकते हैं। या बहुत सारे क्रीड़ा प्रेमी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दाता हैं, जिनके पास अच्छे उपलब्धि पैसे की है, अच्छे विचारों की उनके साथ अपनी जोड़ है, वो इन्वेस्ट करने के लिए आप मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया मनीषा मैडम। हमारा सत्र यहाँ पे समाप्ति पे जा रहा है, और लास्ट में सबको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आज का जो हमारा चर्चा सत्र है वो आपको कैसे लगा? आपका अनुभव बताइए और आपके मन में कुछ विचार तो रखिए। मैं सर आपसे शुरुआत करता हूँ, आपको आज का सेशन कैसे लगा? गणेश जी, आपने जो कुछ सवाल पूछे और पिछले लगभग एक 1.5 घंटे से हम लोग जुड़े हैं, 1 घंटे से 1.5 घंटे से हम लोग जुड़े एक दूसरे के साथ। समय का पता नहीं चला, ये समय कितना जल्दी अपना गया, और ऐसा लग रहा है मुझे कि काफी सारे सवाल पूछने चाहिए, काफी कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ बाकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी ये चर्चा सत्र समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ऐसा है कि शॉर्ट एंड स्वीट अपने को बनाना है, करना है। आगे चाहिए तो हम लोग इसका पार्ट 2 लेके थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चंस ले लेंगे उसमें। और एक बात ऐसी है कि इनके पास किताबों के अलावा भी बहुत कुछ ज्ञान है। यानी मनीषा मैडम को अगर हम लोग लेंगे तो उन्होंने एक जिक्र किया था खास करके कि 200 साल का इतिहास स्टडी करके उन्होंने ये किताब लिखी है। तो इन 200 साल के इतिहास के बारे में भी एक थोड़ा सा हम लोग जो बोलते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे कुछ हम लोग करेंगे कि लोगों के मन में क्या क्या सवाल है कि झांसी की रानी ने मलखम किया होगा कि नहीं होगा,
मैंने जैसे कहा कि संभाजी राजे के बारे में उल्लेख है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संभाजी राजे ने मलखाम नहीं किया है। एक तो मलखाम के बाळंबा दादा के पहले उनका जन्म और मृत्यु हो गया था, इसके लिए उन्होंने मलखाम नहीं किया है। और दूसरा, जो इस विषय के जो तज्ञ है, बहुत बड़े तज्ञ हैं, बाबा साहेब पुरंदरे, उन्होंने बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि उस वक्त मलखाम था। तो ऐसे ऐसे जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मनीषा मैडम ने इकट्ठा किया है ना, वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के ऊपर भी एक सेशन हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कैसे जमा करनी है, क्या करनी है। तो मेरे हिसाब से मैं जब भी मलखाम का किताब लिखने का सोचता हूँ या लिखता हूँ ना, तो पहली चीज मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक अनुक्रमणिका लिखता हूँ, कौन से विषय पे लिखनी है और उसमें क्या क्या एक चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से मुद्दे अपने को कवर करने हैं, पहले उसके बारे में सोचता हूँ, फिर लिखना चालू करता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनीषा मैडम ने जो किताब लिखा है, वो किताब में समझो 10-10 चैप्टर है, तो उन्होंने तैयारी 20 चैप्टर की होगी, उसमें से कट शॉर्ट करके 10 चैप्टर उन्होंने लिखे होंगे। तो ये बाकी बचे हुए जो 10 चैप्टर है, उसमें भी सेकंड एडिशन आनी चाहिए, वो भी अपने को थोड़ा सा मलखाम कट्टा के माध्यम से कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि कैसे हम लोग ये मलखाम कट्टा के ऊपर। अभी गणेश जी, अपना एक बार बात चल रहा था कि पिछले 1 साल से दत्ताराम दुदम जो अपने साथ नहीं है आज, उनका एक हमने इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू में उन्होंने 1 घंटे में काफी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। तो उससे लेके अभी तक की जो चीज है ना, वो भी डॉक्यूमेंटेड एक किताब में आ सकती है क्या, वो मनीषा मैडम से हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये मलखाम कट्टा का एक किताब बन सकता है क्या, क्योंकि मुझे पता नहीं, इसका भी बन सकता होगा। तो ऐसे जो चीज है ना, ताकि जो हम लोग बोलते हैं ना, जितना भी नॉलेज हमने किया है, क्योंकि सबको वापस कैसे यूट्यूब पे जाके पढ़ो, यूट्यूब पे जाके देखो, फिर 1 घंटा सुनो, उतना भी टाइम नहीं रहेगा। किताब की एक बहुत ऐसी चीज है कि आपको 2 मिनट है, आप 1 पन्ना पढ़ो, आपको आधा घंटा है, आप 10 मिनट पढ़ो, पूरी की पूरी किताब एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो भी चलता है। तो ये जो बातें है ना, किताब का बहुत बड़ा महत्व है, और उसको सामने रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज का चर्चा सत्र बहुत अच्छा रहा। गणेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आते हैं और विषय देके जाते हैं, तो ये सब हम लोग जरूर करेंगे, आपका सहयोग रहेगा तो। मुझे पता है कि ये सेशन बहुत ही शॉर्ट में गया है, लंबा गया, लेकिन शॉर्ट में, क्योंकि इनसे हम लोग बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। समुद्र मंथन का बात यहाँ पे हुआ, मनीषा मैडम ने तो मसाला डोसा के भी बात हम लोग ने जिक्र किया, अलग अलग विषय, लेकिन इसको टाइम लगता है। तो हम लोग इसको, जैसे मैडम ने अलग अलग उसमें आवृत्ति निकाली है, ऑडिशन निकाली है, तो ऐसे ही मलखाम कट्टा के इस राइट आपकी तरह और भी किसी ने लिखा होंगे, ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्टेड लोग लेते हैं ताकि हमारी चर्चा अच्छे से चले। मेरा आखिरी सवाल मनीषा मैडम आपको भी है कि आज का आपका अपना ये मलखाम कट्टा का सेशन आपको कैसे लगा? मैं पहले महेश अटाड़ी जी और गणेश देवरुखकर, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले मुझे ऐसे बहुत बोझ सा लग रहा था मन में, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है। वैसे तो मैं व्याख्यान हमारे संप्रदाय के माध्यम से व्याख्यान करती रहती हूँ, लेकिन ऑडियो विजुअल का अंदाजा नहीं था। तो आपने बहुत सी चीजें मेरे लिए यहाँ कलेक्ट कर दी थी, मैनेज कर दिए थी, तो धन्यवाद। मीडिया बदल जाने से बहुत सी बातें बदल जाती, तो जो हम लिखित माध्यम से काम करने वाले लोग हैं, वो ऑडियो विजुअल के लिए पहली बार आ रहे थे। तो आपने हमें ये बहुत अच्छा माध्यम उपलब्ध करके दिया। एक अच्छी बात मैं बताना चाहती हूँ इस मौके पे कि मेरी 3rd एडिशंस निकल रही है एकता बाळंबट की और इंग्लिश एडिशन की भी। तो इस अवसर पे मैं हिंदी एडिशन, यानी मुझे ज्ञात भाषा जो 11 भाषा है उसमें एक हिंदी भी है, लेकिन मेरी टीम की सहायता से मैंने वो जो मेरी यहाँ जो हिंदी अनुवादकों का गठ है, सुदैव से वो अखबार से रिलेटेड गठ है, पत्रकार है बहुत बड़े जिन्होंने उसका समीक्षण किया है, वो जल्दी आ रही है। बाळंबट जी के आद्य गुरु होने पे चर्चा करती हुई वो पुस्तक है।
ये माध्यम है कि हम हमारा पर्दे का पीछे का जो उसके पुस्तक बनाने से पहले जो भी मेहनत ली थी, लेखक को अपना अध्ययन रखने की संधि उसका ग्रंथ प्राप्त कर देता है, लेकिन वो अध्ययन करते वक्त, वो ग्रंथ बनते वक्त जो उसकी तकलीफ है वो बताने का माध्यम शायद ये पहला है कि जो मैं अपनी तकलीफ बता रही हूँ कि क्यों, या तकलीफ या जो भी अनुभव मुझे मिल गया था उस दौरान, वो बहुत ही अचंभित करने वाला था। आशीष से भी मुझे मेरा परिचय हुआ था पुस्तक प्रकाशन के दौरान। आशीष जी का भी पुस्तक उसी दौरान आया था और हमने अपनी किताबें भी एक दूसरे को दी थी। लेकिन मलखाम के लिए बहुत सारा लेखन आवश्यक है, ये बात मुझे फिर से लगती है। एक जाते जाते मैं एज अ प्रोफेशनल इवन और मलखाम प्रेमी होने के कारण भी बात रख देती हूँ अपनी कि हमें टीम वर्क ये कुछ नया नहीं है। हमारा संघ जब मलखाम संघ बन के निकलता है तो हमारा दल निकलता है, तो हमें वो टीम स्पिरिट अच्छा है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं। तो मलखाम प्रेजेंट होने के समय पे भी अगर हम दल से निकले, इंसाइक्लोपीडिया बनाना है मलखाम का, तो 4 नहीं 10 लेखक भी कम पड़ जाएंगे, इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। तो अटाले जी जैसे या और भी इस क्षेत्र में लोग हैं, वो इकट्ठे आने चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया का जिम्मेदारी अकेले का नहीं होना चाहिए, किसी एक लेखक का ये सब्जेक्ट नहीं है। सबको पता है कि जब ज्ञानकोश बना मुजुमदार का नाम था, लेकिन बाद में उन्होंने चीजों में, तो हम फिर से वो इतिहास दोहरा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ संगठित होने की जरूरत है। इस बात पे हम अगर सोच सके तो ये हमारा पूरा जो डिस्कशन चला उसकी मैं उपलब्धि मानूंगी। धन्यवाद मनीषा मैडम, आपने बहुत ही मन से अपने विचार यहाँ पे रखे, तो हमारा पूरा मलखाम परिवार आपका ऋणी रहेगा। जिस तरह से आपने बताया कि इस माध्यम के लिए भी आप नए हैं, हम लोग ने अभी पहली बार सीखा, ये हम लोग का हक है भी, ये मलखाम कट्टा की तरफ से हम लोग ने आपको ये सिखाया, आप हमें लिखना सिखाओ। और यही गिव एंड टेक होना चाहिए कि नई पीढ़ी पुराने को कुछ सिखाए, तो पुराने जो एक्सपीरियंस वाले नई पीढ़ी को सिखाए। मेरे एक फ्रेंड्स लोग के साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो तभी बात करते करते एक हुआ था कि एक स्टोरी ऐसी है कि मेरा दोस्त बोलते मम्मी के लिए, मैं उसके मम्मी के लिए उसको एक मोबाइल लेना, तो मैं बोला एक अच्छा सा सैमसंग का मोबाइल स्मार्टफोन दे दे। अरे मम्मी क्या यूज करेगी, उसको क्या पता है। तो मैंने उसको बोला मम्मी ने अगर तुझे चलना सिखाया तो तू उसको मम्मी को स्मार्टफोन यूज करना नहीं सिखा पड़ता है। आज बच्चे बहुत आसानी से बोल जाते कि मम्मी को क्या आएगा, लेकिन आज उसी मम्मी ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया। तो यही आज नए पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि हमारे मम्मी माता पिता है या अपने जो भी सीनियर है, जो अपने सर है, या तो उनके साथ जुड़े रहना और उनको भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, ताकि आज एक साथ अगर हम लोग रहे, जिस तरह से मनीषा मैडम बता रहे थे, एक टीम, एक जुलूस अगर निकलता है तो एक जुलूस को रोकना बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसी तरह से मलखाम खेल फिर रुकेगा नहीं, वो बढ़ते जाएगा। आज मलखाम कट्टा का विषय निकला है तो एक बताना चाहूंगा, और एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस अंत में। मेरा एक दोस्त है जो बीपीएड में मेरे साथ पढ़ता था और हैंडबॉल का राष्ट्रीय विजेता था, खेलता था अच्छा टीम महाराष्ट्र की टीम से, और उसने मुझे हैंडबॉल भी सिखाया था। तो उसने 2 दिन पहले उसने मुझे कॉल किया था और मुझे बोला गणेश मुझे एक मलखाम चाहिए, अगर कुछ कहाँ पे सेकेंड हैंड में है तो मुझे प्लीज दिला देना। तो मैंने उसको बोला अरे तुझे मलखाम से क्या लेना देना, तुझे क्या पता मलखाम, तू कैसे सिखा पाएगा। तो उसने बोला मैंने मलखाम कट्टा पहले से देखा हुआ है। तो मलखाम कट्टा सुन सुन के उसको मलखाम के बारे में इतनी रुचि बढ़ी है और वो अभी मलखाम सिखाने के लिए प्रेरित हुआ है कि आज वो मलखाम खेल उसके स्कूल में चालू करना चाहता है। तो वो हमें मिली हुई एक बोलते हैं ना पावती है कि हम लोग को आज मलखाम कट्टा शुरू करके एटलीस्ट एक जो कभी मलखाम खेल खेला नहीं, अगर वो आकर्षित होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आज पूरे भारत की जनता मलखाम की खेल की तरफ आकर्षित होने में मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे हमारा सत्र समाप्त करता हूँ और अंत में हमेशा जिस तरह से बोलता हूँ कि श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे ये हमारा मलखाम कट्टा चल रहा है। इसके जो पार्लेश्वर व्यायामशाला के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष है एडवोकेट पराग जी अड़वनी, जो विले पार्ले के एमएलए है, और उसके साथ ही मेरे साथ अभी इस सत्र में जुड़े हुए महेश अटाले सर, उनका मार्गदर्शन अगर नहीं रहेगा तो मलखाम कट्टा मुझे नहीं लगता कि आगे चल पाएगा। और अभी सबके सामने महेश सर ने बताया
कि अभी मलखाम कट्टा में ये विषय लेके आना है, तो इनके विषय उनके माध्यम से ये मलखाम कट्टा और बढ़ते रहेगा। उसके साथ ही मलखाम कट्टा की पूरी टेक्निकल टीम जो यहाँ पे नहीं दिखाई देती, उनका सहयोग के साथ ही आज ये मलखाम कट्टा अपने सामने आ रहा है अच्छी तरह से। तो और ये आगे आगे बढ़ते रहेगा। मलखाम कट्टा की टेक्निकल टीम भी बढ़ रही है, उसी तरह से मलखाम खेल भी बढ़ेगा। और यहाँ पे मैं अपना सत्र समाप्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।